सुबह के 7 बज चुके थे। पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन हवेली के सबसे सेफ हिस्से कमांड कंट्रोल रूम में हलचल मची हुई थी। दर्जन बड़े बड़े मॉनिटर एक साथ चल रहे थे। सैकड़ों कैमरे की रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। कैमरों के बीचों बीच कबीर खड़ा था। उसके हाथ में वही टूटी हुई ट्रैकिंग डिवाइस थी जिसको उस मास्क मैन ने दिया था। वह गंभीर नजरों से उसे देख रहा था। बॉस सही कह रहे हैं, यह काम किसी बाहर वाले का नहीं हो सकता, उसने धीरे से कहा। तभी एक टेक्निकल एक्सपर्ट उसके पास आया और बोला, कबीर सर, डिवाइस का डेटा लगभग रिकवर हो चुका है। कबीर तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। क्या पता चला? उस आदमी ने स्क्रीन पर कुछ फाइलें खोली। सर, यह डिवाइस लगभग 15 दिन पहले एक्टिव हुई थी और इसे एक्टिव करने वाले ने हवेली के अंदर के सिक्योरिटी नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब गद्दार इसी हवेली में है? टेक्निकल एक्सपर्ट ने सिर हिलाया। जी सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज निकालो, कबीर ने ऑर्डर दिया। कुछ ही सेकंड में बड़ी स्क्रीन पर 15 दिन पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। रात के करीब 11:30 बजे का समय था। हवेली का पिछला कॉरिडोर, चारों तरफ सन्नाटा। तभी एक काली हुडी पहने आदमी स्क्रीन पर दिखाई दिया। उसने चारों तरफ देखा, फिर तेजी से आगे बढ़ गया। कबीर ने तुरंत वीडियो रोक दिया। जूम करो। तस्वीर को बड़ी की गई, लेकिन चेहरा पूरी तरह हुडी और अंधेरे में छिपा हुआ था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कबीर ने दांत भींच लिए। आगे चलाओ। वीडियो फिर चलने लगा। वह आदमी ठीक उसी दिशा में गायब जहां बॉस का निजी वार्डरोब था। कुछ मिनट बाद वह वापस निकला और कैमरे की रेंज से बाहर चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर समझ चुका था, यही वह समय है जब ट्रैकिंग डिवाइस को बॉस के कोट की जेब में रखा गया होगा। उस रात ड्यूटी पर कौन कौन था? कबीर ने पूछा। एक सिक्योरिटी ऑफिसर तुरंत आगे आया। सर, उस रात कुल 7 लोग ड्यूटी पर थे। उन सभी की पूरी फाइल मेरी टेबल पर चाहिए अभी। जी सर। उधर हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल, जहां बिना परमिशन के कोई भी नहीं पहुंच सकता था, विशाल कांच की खिड़की के सामने वही मास्कमैन आदमी अभी भी खड़ा था। सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथों से मास्क को छुआ। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो वह मास्क उतार देगा, लेकिन अगले ही पल उसने हाथ पीछे खींच लिए। तभी पीछे से दरवाजा खुला। कबीर अंदर आया। सर, नकाबपोश आदमी ने बिना पीछे देखे ही पूछा। क्या हुआ कबीर, कुछ मिला? जी, सुराग मिला है। अब वह धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। पहली बार कहानी में उसकी आवाज के साथ उसका नाम भी सामने आने वाला था। बोलो कबीर। कबीर ने गंभीर स्वर में कहा। आर्यमन सर, गद्दार बाहर का नहीं, हमारे अपने लोगों में से ही कोई है। यह पहली बार था जब उस रहस्यमय नकाबपोश आदमी का नाम सामने आया था। उसका नाम था आर्यमन। वही आर्यमन जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े बिजनेसमैन सम्मान से खड़े हो जाते हैं, जिसकी एक साइन से करोड़ों के सौदे हो जाते थे, लेकिन जिसका चेहरा आज तक दुनिया ने कभी नहीं देखा था। क्यों वह हमेशा मास्क पहनता था? यह राज अभी भी राज ही था। आर्यमन कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जिस दिन गद्दार मेरे सामने आएगा उस दिन उसे समझ आएगा कि आर्यमन अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता। उसी समय कबीर का फोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव की। कुछ सेकंड तक वह सामने वाले की बात सुनता रहा, फिर उसके चेहरे के भाव बदल गए। क्या पक्का? कॉल कटते ही उसने आर्यमन की तरफ देखा। सर, जिस 7 लोगों की लिस्ट हमने मंगवाई थी, उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड रातों रात गायब हो गया है। आर्यमन की आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। भागा नहीं है, भगाया गया होगा। पक्का किसी को पता चल गया कि हमें पता है कि ट्रैकिंग डिवाइस हमारे अंदर रखी गई है और अब शिकार करना होगा। आर्यमन ने कबीर से कहा, पता करो वह कौन सा सिक्योरिटी गार्ड है और उसे मेरे सामने लाओ। मैं उसे खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। और पता करना है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे ऊपर नजर रखने की। कबीर ने जी बॉस बोलकर वहां से निकल गया। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर बनी रुद्रांश सिंघानिया की आलीशान कोठी में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे में हल्की रोशनी थी। रुद्रांश चमड़े की कुर्सी पर बैठा अपनी उंगलियों के बीच क्रिस्टल का गिलास घुमा रहा था। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसका फोन बजने लगा। ट्रेन ट्रेन टेबल पर रखा उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नंबर देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने आराम से कॉल रिसीव की। हाँ बोलो, क्या हुआ? काम हुआ कि नहीं? दूसरी तरफ से दबी हुई आवाज आई। सर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। जिस सिक्योरिटी गार्ड पर शक जा सकता था, अब वह किसी को कभी नहीं मिलेगा। मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड का काम तमाम कर दिया। रुद्रांश ने बिना हैरानी दिखाए पूछा, पक्का?
जी सर, जैसा आपने कहा था। अब हवेली में सबको यही लगेगा कि वही गार्ड ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर भाग गया और असली गद्दार पर किसी का शक भी नहीं जाएगा। रुद्रांश की आंखों में संतोष झलक उठा। उसने धीरे से कहा, वेरी गुड, तुम्हारा इनाम तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। ऐसे ही काम करते रहो। दूसरी तरफ से हल्की हंसी सुनाई दी। आपका आशीर्वाद बना रहे सर, मैं हमेशा आपके लिए काम करता रहूंगा। कॉल कट गया। रुद्रांश अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के सामने जाकर शहर की रोशनी देखने लगा। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, लेकिन जिस आदमी से वह बात कर रहा था वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। वह हवेली के उन्हीं 7 सिक्योरिटी गार्डों में से एक था, राजन। कुछ दिन पहले रुद्रांश के इशारे पर ही उसने कुछ मिनटों के लिए उस हिस्से की सुरक्षा सिक्योरिटी बंद कर दी थी। उसी दौरान वह चुपके से आयरमैन के निजी वार्डरोब तक पहुंचा था और उसके कोट की जेब में वह छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस रख दिया था। काम इतना सफाई से हुआ था कि किसी कैमरे में उसका चेहरा साफ दिखाई ही नहीं दिया। लेकिन रुद्रांश यही नहीं रुका। उसे पता था जिस दिन गद्दार की तलाश शुरू होगी उस दिन शक किसी न किसी पर जाएगा। इसलिए उसने पहले से ही एक नई चाल चल दी। उसने एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को अगवा करवा दिया। अब पूरी हवेली में यही खबर फैल चुकी थी कि एक गार्ड अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता था वह जिंदा है या मर चुका। किसी को उसकी लाश नहीं मिली, किसी को कोई सबूत नहीं मिला, बस वह अचानक गायब हो गया। और यही रुद्रांश चाहता था, ताकि हर किसी को यही लगे कि वही गार्ड ने गद्दारी की और पकड़े जाने के डर से भाग गया। उधर राजन अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसने अपने ऊपर से शक हमेशा के लिए हटा दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था आर्यमन अपने दुश्मनों से नहीं, उनकी सबसे छोटी गलती से जीतता था। और इस बार एक बहुत छोटी सी गलती राजन की पूरी दुनिया उजाड़ने वाली थी। उस गार्ड को गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे। पूरी हवेली में एक ही नाम की चर्चा थी, वह गायब हुए सिक्योरिटी गार्ड। हर किसी का यही मानना था कि वही गद्दार था। ट्रैकिंग डिवाइस उसी ने लगाई थी और पकड़े जाने के डर से हवेली छोड़कर भाग गया। उधर आर्यमन ने भी पूरे शहर में अपने लोगों को फैला दिया था। हर टोल प्लाजा, हर रेलवे स्टेशन, हर एयरपोर्ट, हर जगह उसकी तस्वीर भेज दी गई थी। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी उस सिक्योरिटी गार्ड का कोई सुराग नहीं मिला। इस बात ने कबीर को बेचैन कर दिया था। उसे बार बार यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो उसकी नजरों से छूट रहा है। आखिर वह सिक्योरिटी गार्ड गायब कहाँ हो गया? वह अपने घर भी नहीं पहुंचा। उसी समय करीब 9 बजे हवेली के पीछे फैले घने जंगल में 2 माली पौधों की सफाई कर रहे थे। अचानक एक माली की नजर झाड़ियों के बीच पड़ी। उसे लगा जैसे किसी इंसान का हाथ बाहर दिखाई दे रहा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने झाड़ियां हटाई उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। आह! दूसरा माली दौड़ता हुआ आया और बोला, क्या हुआ? और सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झाड़ियों के बीच एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, चेहरे पर गहरे चोट के निशान थे। दोनों माली डर कर पीछे हट गए। एक ने तुरंत हवेली की सिक्योरिटी को फोन लगा दिया। सिर्फ 5 मिनट बाद पूरा इलाका सिक्योरिटी से घिर चुका था। कबीर भी तेजी से वहां पहुंचा। उसने जैसे ही लाश का चेहरा देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह तो वही है जो 2 दिन पहले अचानक गायब हुआ। कुछ ही देर बाद आर्यमन भी वहां पहुंच गया। चेहरे पर वही काला मास्क। तेज कदमों से चलता हुआ वह सीधे लाश के पास आकर रुक गया। कुछ सेकंड तक वह बिना कुछ बोले लाश को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर यही गद्दार था तो इसे मारा किसने? उसका यह एक सवाल वहां मौजूद हर आदमी को सोचने पर मजबूर कर गया। पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि अब तक तो कहानी सबके दिमाग में थी, वह एक पल में बदल चुकी थी। अगर गद्दार भागा था तो उसकी लाश यहाँ कैसे आई? और अगर वह मर चुका था तो फिर असली गद्दार कौन है और उसको मारा कौन? आर्यमन ने कबीर की तरफ देखा। पोस्टमार्टम अभी? कबीर ने तुरंत सिर हिलाया। जी सर, लाश को तुरंत एम्बुलेंस में रखकर भेज दिया गया। लेकिन आर्यमन वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें जमीन पर पड़े जूतों के निशान पर थी। कुछ निशान पुराने थे, लेकिन 2 निशान बिल्कुल साफ थे, जैसे कोई हाल में ही यहाँ आया हो। आर्यमन नीचे झुका। उसने मिट्टी को हाथ में लिया, फिर धीरे से बोला, हत्यारा 2 दिन बाद भी यहाँ वापस आया था। कबीर चौंक गया। क्या मतलब? आर्यमन ने मिट्टी दिखाते हुए कहा, बारिश कल रात हुई थी। ये निशान बारिश के बाद के हैं। मतलब कोई कल रात भी यहाँ आया था। कबीर की आंखें फैल गई।
उसे समझते देर नहीं लगी। हत्यारा यह देखने आया था कि लाश अभी तक मिली या नहीं। उसी समय हवेली के कंट्रोल रूम में एक टेक्नीशियन पिछले 2 दिनों से लगातार सिक्योरिटी लॉक चेक कर रहा था। अचानक उसकी नजर स्क्रीन पर रुकी। सर, वह खुद से बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? उसने एक रिकॉर्ड दोबारा खोला, फिर तीसरी बार। इस बार उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। नहीं, ये तो बिना समय गंवाए वह भागता हुआ कबीर के ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ा। कबीर उसी समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। दरवाजा तेजी से खुला। टेक्नीशियन हाँफते हुए अंदर आया। सर, मुझसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई। कबीर तुरंत खड़ा हो गया। क्या हुआ? टेक्नीशियन ने लैपटॉप उसकी तरफ बढ़ाया। सर, 2 दिन पहले हमने सिर्फ सीसीटीवी फुटेज देखी थी, लेकिन हमने सिक्योरिटी सर्वर का रॉ लॉक चेक नहीं किया था। कबीर की भौहें सिकुड़ गईं। सीधे मुद्दे पर आओ। टेक्नीशियन ने स्क्रीन पर एक टाइम स्टैम्प दिखाया। जिस रात ट्रैकिंग डिवाइस रखी गई, उसी रात सिर्फ 30 सेकंड के लिए कैमरे बंद हुए थे और उन 30 सेकंड में सिर्फ एक सिक्योरिटी कार्ड इस्तेमाल हुआ था। कबीर की सांसें थम गई। किसका? टेक्नीशियन ने कांपते हाथों से स्क्रीन घुमाई। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था, उसे देखते ही आंखें कबीर की सिकुड़ गईं। उसने धीमी आवाज में सिर्फ एक नाम लिया, राजन। और उसी पल कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। क्या राजन सचमुच में पकड़ जाएगा? क्या अब राजन के असली खेल का खुलासा होगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला एपिसोड।